हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, पहले वो जान लेते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर उसकी एस्टिमेटेड रिसिप्ट से ग्रेटर होता है तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं बजट डेफिसिट। इसको तीन तरीके से मेजर किया जा सकता है: रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रिवेन्यू डेफिसिट क्या है? जब गवर्नमेंट की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर होती हैं देन इट्स रिवेन्यू रिसिप्ट, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। यानी कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम है बट उसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, यानी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका पहला इफेक्ट ये होगा कि गवर्नमेंट को अपने जो सोशल वेलफेयर के एक्सपेंडिचर है वो कट डाउन करने पड़ेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट के पास सोर्सेज नहीं है टू फुलफिल दीज प्रोग्राम्स और टू फुलफिल दीज सोशल नीड्स और वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो आपको मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से मजबूर हो जाएगी कि वो अपना जो वेलफेयर का खर्चा है वो घटा दे, कम कर दे। दूसरी इंप्लीकेशन क्या होगी इसकी? बोरोविंग्स को इंक्रीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कैसे? देखिए, अगर गवर्नमेंट को अपने सोशल वेलफेयर की स्कीम्स को एज इट इज मेंटेन करना है, जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जो हेल्प प्रोवाइड करती है गरीबों को, और जो स्कीम्स वो लॉन्च करना चाहती है या फिर जो स्कीम्स है उनको कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए पैसा तो चाहिए गवर्नमेंट को। तो वो गवर्नमेंट बोरोविंग से अरेंज करेगी, यानी कि गवर्नमेंट की बोरोविंग्स बढ़ जाएंगी। तो बोरोविंग बढ़ने की वजह से उसके क्रेडिट वर्थनेस कम हो जाएगी। यानी कि देखो, जिसने जो भी कोई इंसान लोन लेता है, ठीक है, कॉमन मैन भी अगर कोई लोन लेता है तो उसकी मार्केट में एक क्रेडिट वर्थनेस कम हो जाती है। जिसके सर पर जितना ज्यादा लोन होता है तो उसको दोबारा फ्यूचर में लोन मिलने के चांसेस कम होते हैं इन केस ऑफ नीड। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में देश की कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट की कंडीशन में क्या होता है, जब किसी देश के ऊपर ज्यादा कर्ज होता है, लोन जो अगर कोई कंट्री ज्यादा लेती है, किसी देश की गवर्नमेंट अगर ज्यादा लोन लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होती है। इन्वेस्टर वहां से अपना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि कभी भी मान लो ऐसी बैंकक्रप्ट वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन नेगेटिव होती है किसी भी कंट्री के लिए। आगे है थर्ड इंप्लीकेशन होगी इसकी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर बोरो भी ना करे तो दूसरा रास्ता क्या होगा पैसे इकट्ठे करने का स्कीम्स के लिए? दूसरा रास्ता ये होगा कि वो अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस में अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दे, यानी कि अपने शेयर्स को कम कर दे, प्राइवेट सेक्टर को बेच दे अपनी हिस्सेदारी। जैसे कि अभी भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कई सारे एंटरप्राइजेस में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। जैसे मारुति उद्योग में, मारुति में अपने शेयर्स को कम कर दिया गवर्नमेंट ने, LIC में कम कर दिया, और भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिसमें अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये इंप्लीकेशंस होते हैं रिवेन्यू डेफिसिट की। वे टू मैनेज, यानी कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो? गवर्नमेंट के पास दो तीन ही क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के पास दो तीन ही रास्ते होते हैं। जैसे कि बोरोविंग को बढ़ा देना, और बोरोविंग भी कहां से करे? मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बोरो तो करना पड़ेगा। ठीक है, या तो बोरो करोगे या डिसइन्वेस्टमेंट करोगे। तो बोरो कहां से कर सकती है गवर्नमेंट? अगर ये रास्ता चुनती है गवर्नमेंट तो कहां से, किस किस सोर्सेज से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है? फर्स्ट है जनरल पब्लिक, यानी कि मार्केट से, मनी मार्केट से पैसा इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, दूसरा है आरबीआई से, आरबीआई को नए नोट छापने के लिए बोल सकती है, लोन ले सकती है आरबीआई से। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट हो गए लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, या फिर फॉरेन कंट्रीज से भी लोन ले सकती है। तो ये थे बोरोविंग के सोर्सेज। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, वही जो हमने डिस्कस किया है कि जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट का हिस्सा है वो अपने शेयर्स को बेच सकती है। ठीक है, और वहां से पैसा इकट्ठा कर लेती है। बट इसकी एक नेगेटिव वे क्या होगा, इसका नेगेटिव रिजल्ट ये होगा कि गवर्नमेंट की असेट कम हो जाएंगी। फ्यूचर में उसको जो प्रोबेबल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था वो आपका कम हो जाएगा, बिकॉज आपकी एसेट कम हो गई तो आपको जो मिलने वाला डिविडेंड है वो भी कम हो जाएगा, आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। आगे एक काफी अच्छा जो आजकल सजेस्ट किया जा रहा है तरीका इसको मैनेज करने का, वो है कट डाउन द सब्सिडीज, यानी कि अनप्रोडक्टिव चीजों पर खर्चों को कम कर देना। और वो अनप्रोडक्टिव खर्चे कौन से हैं? वो है एक सब्सिडीज, इनमें से एक ये
तरीका है सब्सिडीज को कम करना। सब्सिडीज कैसे, जैसे यूरिया पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, यानी कि जो मार्केट प्राइस है, रियल मार्केट प्राइस है यूरिया का, एक फर्टिलाइजर है, उससे कम में देती है किसानों को। जो जैसे मान लो यूरिया का एक पैकेट रियल में आता है 1000 रुपए का, बट गवर्नमेंट उसको 200 या 300 के रेंज में अवेलेबल करवाती है फार्मर को। बाकी बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट पे करती है कंपनीज को। तो ये एक तरीके की सब्सिडी होगी, हेल्प होगी फार्मर के लिए। तो ये काफी बड़ा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, तो इन चीजों को कट डाउन कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, और भी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, लाइक ये सपोर्ट प्राइस का सिस्टम है हमारी कंट्री में, सपोर्ट प्राइस को कम कर सकती है। और ये आजकल चला भी हुआ है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राइस कम कर देना चाहिए। जो ये राशन की दुकानों पे राशन मिलता है वो ज्यादा नहीं वेस्ट करना चाहिए, मतलब वो अच्छे से एनालाइज करके उसको रेशनलाइज कर देना चाहिए ताकि उसकी वेस्टेज ना हो फूड की और मनी की। तो ये भी तरीका हो सकता है टू मैनेज द रेवेन्यू डेफिशिएट। ठीक है, फिस्कल डेफिशिएट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। फिस्कल डेफिशिएट कब होता है, जब गवर्नमेंट की बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है बजट रिसिप्ट से, अदर देन बोरोविंग, यानी कि इन रिसिप्ट से अलग जो रिसिप्ट होती है उनसे अगर ज्यादा है बजट एक्सपेंडिचर, तो उस केस में आप बोलोगे कि गवर्नमेंट का जो बजट है जो फिजिकल डेफिशिएट की सिचुएशन में जा रहा है। ठीक है, मान लो जो आपका बजट एक्सपेंडिचर है वो कम है आपके बजट रिसिप्ट से, अदर देन बोरोविंग, तो जो जितना भी गैप होगा दोनों के बीच का वो इक्वल होगा गवर्नमेंट की बोरोविंग के। ठीक है, क्योंकि आपने इनको इंक्लूड नहीं किया इन रिसिप्ट को, तो अब बोरो कहां से करोगे फिर आप। और इसका दूसरा नाम है ग्रोस फिस्कल डेफिशिएट, ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। अब बोरो कहां से कर सकती है गवर्नमेंट बोरो कर सकती है आरबीआई से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, या फिर दूसरा कोई बैंक, फॉरेन बैंक हो गया, और अपने ही देश में भी जो मार्केट है वहां से बोरो कर सकती है। तो ये उसको बताने में हेल्प करता है कि कितनी बोरोविंग होगी गवर्नमेंट की। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, यानी कि अगर फिस्कल डेफिशिएट की सिचुएशन अराइज हो रही है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। फर्स्ट इंपैक्ट होगा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। देखिए, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो रुपीस की वैल्यू डाउन हो जाती है, परचेसिंग पावर डाउन हो जाती है, और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं कोई भी गुड्स परचेस करने में, तो महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने को ही मतलब जर्नल लेवल पे जब इंटायरली पूरी की जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सभी का प्राइस अगर राइज होता है तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हो इन्फ्लेशन। आगे है नेशनल डेब्ट। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट को जब डेफिशिएट की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, बजट की डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, तो वो उसको टैकल करने के लिए बोरो करती है, और जब बोरो करती है तो नेशन पर एक डेब्ट का बर्डन अराइज हो जाता है। क्यों बार बार, मतलब अगर आप लोन लोगे इस चीज को ठीक करने के लिए, डेफिशिएट को कवर अप करने के लिए, तो देश के ऊपर डेब्ट का बोझ इकट्ठा हो जाएगा, तो आप इंटरेस्ट पे करते रहोगे, फिर नया लोन आपको लेना पड़ेगा, फिर उस पे आप इंटरेस्ट देते रहोगे, तो एक डेब्ट ट्रैप में आप फंस जाओगे। तो जो फ्यूचर जनरेशन है आपके देश की, तो वो डेब्ट के ट्रैप में ही फंस जाएंगी। तो इसको बोलेंगे नेशनल डेब्ट, जो कि आपकी ग्रोथ को हिडर करेगा, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते तो उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट करते, और कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको रिटर्न्स मिलते, आपकी जीडीपी ग्रो होती। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ग्रोथ में एक हिंड्रेंस है बहुत बड़ी आपका ये फिस्कल डेफिशिएट। आगे है विशियस साइकिल ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिएट एंड लो जीडीपी। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो फिस्कल डेफिशिएट है वो आपका ग्रोथ को हिडर करता है, क्योंकि डेफिशिएट होने की वजह से आप लोन लेते जाते हैं, लोन होने की वजह से आप उसका इंटरेस्ट पे करने में ही लगे रहते हैं, आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और जब इन्वेस्ट नहीं होता तो आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, और एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ कम होने की वजह से फिर से आप डेफिशिएट की सिचुएशन को फेस करते हो। क्योंकि ये क्यों होता है, जब आपके पास इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ठीक है, तो एक विशियस साइकिल ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिएट लो जीडीपी में आप फंस जाते हैं। आगे है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट को अपना डेफिशिएट फुलफिल करने के लिए, डेफिशिएटरी गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, तो मार्केट में
पैसा कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर मार्केट से पैसा लेगी तो सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और बिजनेसमैन, दूसरे जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए पैसा कम बचेगा, और अगर उनके लिए पैसा कम बचेगा तो वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो देश की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्राउडिंग आउट इसको बोलते हैं, जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट बिजनेसमैन को पैसे नहीं मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। जैसे ही गवर्नमेंट ने एंटर किया मार्केट में बोरो करने के लिए, तो दूसरे जो इंस्टीट्यूट थे, दूसरे जो बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर्स थे, वो आउट हो जाते हैं मार्केट से, फिर वो इन्वेस्ट नहीं करते, तो इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। ऐसे सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, यानी कि लोन और महंगे हो जाते हैं, और महंगे लोन कोई भी नहीं लेना चाहता। आगे है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट रिलायबिलिटी या फिर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कैसे इरोड होगी? बार बार अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट बार बार फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन अगर फेस करना पड़ रही है, कोई गवर्नमेंट बार बार फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन को झेल रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट बार बार बोरो करेगी, किसी न किसी तरीके से इसको फुलफिल करने की कोशिश करेगी इस गैप को। तो जब ऐसा करती है, बोरो करती है या फिर मनी सप्लाई को बढ़ाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट वर्थनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो क्रेडिट वर्थनेस कम होने की इंप्लीकेशन ये होती है कि वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऐसी कंट्री में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जहां पर ग्रोथ के कम होने के चांसेस हो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखो, गवर्नमेंट का जब डेफिसिट की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट बचती है ज्यादा इन्वेस्टमेंट से भी, और जब इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो किसी कंट्री में कम है तो वहां पे कोई फ्यूचर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, वो अपने पैसे जितने उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये क्रेडिट वर्थनेस को रिड्यूस करने का काम करता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है। जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसने 2023 और 24 के अकाउंटिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड जो फिस्कल डेफिसिट था इंटरिम बजट के दौरान, वो था 5.8% ऑफ जीडीपी, यानी कि 17.34 लाख करोड़। हमारी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट जो है 23 और 24 के फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेटेड वो है 5.8% ऑफ जीडीपी, जो कि काफी ज्यादा हाई है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनके सिंह कमेटी। एनके सिंह कमेटी बनी थी 2016 में, और उन्होंने ये एक तरीके से रिकमेंड किया था कि बाय द एंड ऑफ 2022 एंड 23 फाइनेंशियल ईयर हमारी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हो जाना चाहिए टू द लेवल ऑफ 2.5% ऑफ जीडीपी। बट देखिए, ये बल्कि बढ़ गया कम होने की बजाय। उन्होंने जो टारगेट सेट किया था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक इफेक्ट तो कोरोना का था, वहां पे उस टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। हमारे देश की जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी, उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा जीडीपी, ये फिस्कल डेफिसिट अराइज हो गया था 2020 में। वो चला गया था अप टू 9% ऑफ द जीडीपी। अब ये थोड़ा सा संभलने लगा है, बट स्टिल इट इज वेरी हाई, विच इज 5.8% ऑफ जीडीपी। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट जब होता है किसी कंट्री में तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन से दूसरा है स्टैगफ्लेशन, यानी कि आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है बट आपकी इंप्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी जीडीपी ग्रो नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। जब देश की ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन तो बढ़े बट देश की ग्रोथ ना हो, इंप्लॉयमेंट ना बढ़े, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और जब किसी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हाई होता है तो वहां पे स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब है हमारा लास्ट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देते हैं तो आपका प्योर डेफिसिट बच जाता है, यानी कि जो पिछले इंटरेस्ट पेमेंट थी उनको अगर आप माइनस कर देते हो तो एक्चुअल में जो आपने बोरो की, जितना अमाउंट आपको बोरो करना पड़ेगा अभी के लिए, तो वो निकल के आएगा, यानी कि एक्चुअल डेफिसिट आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट थी वो प्रीवियस लोन से रिगार्डिंग थी, ये प्रीवियस लोन से रिगार्डिंग है, तो ये आपका एक्चुअल करंट डेफिसिट नहीं है, इसीलिए इसको रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपको एक्चुअल सिचुएशन को बताता है प्राइमरी डेफिसिट की एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, किस लेवल का डेफिसिट आप फेस कर रहे हो, कितना डेफिसिट आप फेस कर रहे हैं। तो ये थे आपके तीनों डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड
प्राइमरी डेफिसिट।